हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा। और आज की वीडियो में हमने 10th के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं सो दैट आप 10th को रिवीजन कर सको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पिछली वीडियो में हमने शॉर्टली थ्योरी रिवीजन किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज 10th के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आज 10th की क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So those students who want to practice more and more and learn the concept of 10th, they can join this video. So without doing any further delay, we should start our lecture. Okay. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 is no sooner had he reached the station than the train left. इस क्वेश्चन में ऐसी चीज है जो नोट करने लायक है और हमेशा एग्जाम्स में आती है, और वो कॉन्सेप्ट है नो सूनर का। नो सूनर के साथ हम कभी भी देन का यूज करते हैं, ये सही होता है। और नो सूनर के साथ एग्जामिनर आपको हमेशा व्हेन का एरर देता है, वो व्हेन अटैच करके देता है, जो कि गलत होता है। नो सूनर के साथ हमेशा हम देन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में नो सूनर के साथ देन का यूज किया गया है, मतलब ये चीज तो सही है। तो व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? यहाँ टेंस पास्ट का यूज किया गया है हैड, और यहाँ टेंस प्रेजेंट का यूज किया गया है। दिस इज द ओनली एरर इन दिस क्वेश्चन। कि पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है, दिस इज ट्रू। दूसरे पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, पास्ट का यूज किया गया है। तीसरे पार्ट में भी एरर नहीं है, क्योंकि हम नो सूनर के साथ देन का ही यूज करते हैं। एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4। हम कभी भी एक ही सेंटेंस में पास्ट और प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन में है कि हम कभी भी नो सूनर के बाद इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जैसे हम कभी भी नो सूनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो सूनर के बाद हम पहले हैड का यूज किए हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा है। तो कभी भी नो सूनर के बाद हम इन्वर्जन का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद ही हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट कि नो सूनर के साथ देन का यूज होता है और नो सूनर के बाद इन्वर्जन, नो सूनर के साथ इन्वर्जन का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एसएससी बार बार पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डली हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन हर फ्रेंड हैज अराइव्ड। उसने हार्डली ही अपना वर्क कंप्लीट किया होगा जब उसकी दोस्त आ गई, जब उसकी दोस्त पहुंच गई, आ गई। इसमें नो सूनर का यूज था। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें है हार्डली के साथ हम हमेशा वेन का यूज करते हैं, ये सही होता है। और हार्डली के साथ एग्जामिनर आपको देन लगा करके एरर देता है, जो कि गलत होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। और हार्डली के साथ भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है।
पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। हार्डली इज अ निगेटिव वर्ड। एक बात और आपको याद रखना है कि जिस सेंटेंस में हार्डली हो उसी सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल निगेटिव हो जाएगा। हार्डली का मतलब भी होता है निगेटिव सेंस और नॉट का मतलब भी होता है निगेटिव सेंस। तो एक ही सेंटेंस में हम दो निगेटिव सेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना जरूरी है कि हार्डली के साथ नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उसने हार्डली ही अपना वर्क कंप्लीट किया होगा। She had completed her work hardly, मतलब उसने हार्डली ही अपना वर्क कंप्लीट किया होगा। When her friend has arrived, जब उसकी दोस्त वहां पहुंच गई। इसमें भी सेम चीज है कि यहाँ पास्ट टेंस का यूज है और इस सेंटेंस में यहाँ पे प्रेजेंट का यूज है। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि एक ही सेंटेंस में आप पास्ट और प्रेजेंट को यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी हमें पार्ट नंबर डी में एरर मिलेगा। हैज अराइव्ड नहीं, इसके बदले हम हैड अराइव्ड का यूज करेंगे। इसमें भी हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा, नो सूनर के साथ देन का, नो सूनर के साथ इन्वर्जन का, और नो सूनर के साथ भी हम नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस में पास्ट और प्रेजेंट को यूज नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें भी पढ़ा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? बाय द टाइम he will reach the cinema hall, the movie will start. इसका मतलब क्या है? by the time, समय के साथ, by the time we will reach the cinema hall, हम लोग सिनेमा हॉल पहुंचे, the movie will start। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि एक ही सेंटेंस में हम will और will दो जगह नहीं लिखते हैं जब by the time का यूज हो। by the time के साथ उसी वाले क्लॉज में हम कभी भी will का यूज नहीं करेंगे। अगली वाले सेंटेंस में आप कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा है, इसके बाद वाले क्लॉज में आप कर सकते हो इसका यूज, लेकिन इसके साथ हम will का यूज नहीं करेंगे। यहाँ है will का यूज, तो हमको ये याद रखना है कि बाय द टाइम के साथ कभी भी will आए तो वो गलत माना जाएगा। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है he said that, उसने कहा कि he is going to Delhi the next day, उसने कहा कि वह अगले दिन दिल्ली जा रहा है। इसमें भी वही बात है, ये है पास्ट में और ये है प्रेजेंट में, और ये पूरा क्लॉज है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच दो चीज नरेशन में होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच नरेशन में होते हैं। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे। ये नरेशन में होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का यूज नरेशन में किया जाता है। He said, अभी के लिए हमको इतना याद रखना है कि कभी भी एरर के क्वेश्चन बनाते समय हम अगर इधर पास्ट हो तो इधर भी हम पास्ट का यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। He said that he was going to Delhi the next day. Okay. अगला क्वेश्चन नंबर 5। What is in question number 5?
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ ही वुड हैव स्टडीड हार्डर, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, अच्छे से पढ़ाई की होती, he would have passed the exam, वह एग्जाम में पास हो जाता। तो याद रखो कि किसी भी सेंटेंस में इफ आए तो ये कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस होता है, ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसके साथ हम कभी भी वुड हैव का यूज नहीं करेंगे। इसके अगले वाले क्लॉज में आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन अभी इसके साथ आप वुड हैव स्टडीड का यूज नहीं करोगे। तो क्या यूज करेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस 3-4 तरीके की होती हैं। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे उस समय समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं। अगर इधर V1 या V5 रहे, इधर हम विल का यूज करते हैं। कह सकते हो कि अगर प्रेजेंट हो 10 तो इसमें हम विल का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। ओके, अगर 10 पास्ट में हो यानी V2 का यूज हो तो हम हमेशा वुड का यूज करेंगे। अगर परफेक्ट में हो, परफेक्ट टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो V3 के साथ साथ वुड हैव का यूज करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद करना है और रटने की जरूरत नहीं है। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे उस समय हम अच्छे से सीख लेंगे, किसी चीज को रटने की आपको जरूरत नहीं है। अभी आपको बस इतना समझना है कि इधर वुड हैव है, तो वुड का यूज हमने बताया कि पास्ट के साथ होता है। तो वुड का यूज अगर पास्ट के साथ होता है तो यहाँ जब पास्ट टेंस है तो यहाँ भी हम वुड हैव का यूज नहीं करेंगे। एक ही क्लॉज में हम 2 बार वुड हैव का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे हैड स्टडीड का, वुड हैव की जगह हम हैड का यूज करेंगे। इफ ही हैड स्टडीड हार्डर he would have passed the exam, यदि उसने कड़ी मेहनत की होती, यदि उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो he would have passed the exam, वो एग्जाम पास कर जाता। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ? would have studied। नेक्स्ट क्वेश्चन है I wish I have seen that movie earlier। I wish I have seen that movie earlier। wish ऐसी चीज जो आप कल्पना कर रहे हो। जैसे अगर मैंने लिखा if I were a bird, यदि मैं एक चिड़िया होती तो I would fly, तो मैं उड़ती। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती। ऐसी चीज जो कल्पना पे बेस्ड हो उसमें हम क्या लगाते हैं? आई के साथ वर लगाते हैं। ये तो एडिशनल चीज हो गई, लेकिन इतना याद रखना है कि कभी भी विश हो तो यहाँ हम किस चीज का यूज करेंगे? प्रेजेंट का नहीं, यहाँ अभी हम पास्ट का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार आई विश आई हैव सीन दैट मूवी अर्लियर, तो मैंने पहले ही ये मूवी देख ली होती, ऐसा सोच रहा है कोई। तो इसमें हम हैव का यूज ना करके हम किस चीज का यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। आई हैड सीन दिस मूवी,
that movie earlier. अगला क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में कॉन्सेप्ट है स्कैर्सली का, तो याद रखो अगर हार्डली आए, अब अगर आपको क्वेश्चन के पहले शुरुआत में ही हार्डली दिख जाए, स्कैर्सली दिख जाए, इसके साथ हम हमेशा वेन का यूज करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में समझा दिया है, तो आई होप मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि स्कार्सली और हार्डली के साथ कभी भी हम देन का नहीं बल्कि वेन का यूज करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हार्डली हैड ही entered the room, scarcely had he entered the room, then the phone rang. ओके, यहाँ भी देखो, यहाँ भी पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। स्कैर्सली के साथ देन का यूज किया गया, तो ये हमारा गलत वाला पार्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. शी बिहेव as she is knowing everything about the matter. मतलब वो ऐसा बिहेव करती है जैसे कि she knows everything about the matter, कि वो उस मैटर के बारे में सब चीज जान रही थी। तो हमको याद रखना है कि नो एक ऐसी वर्ब है कि इसे ये एक स्टैटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टैटिव वर्ब है। और इस वर्ब को हम कभी भी आईएनजी के साथ यूज नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस वर्ब को यूज हम नहीं करते हैं। किसको? नो को और बिलीव को। तो हो जाएगा शी बिहेव, वो बिहेव करती है एज इफ, जैसा कि शी नोज एवरीथिंग, कि वो हर चीज जानती है। तो कौन सा पार्ट में एरर है? शी इज नोइंग एवरीथिंग नहीं होगा, शी नोज एवरीथिंग। और यहाँ इज का भी यूज नहीं होगा, ये गलती से मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इट इज हाई टाइम वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। समय आ गया है कि हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें। याद रखो कभी भी इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब टू का यूज करते हैं, यानी पास्ट टेंस का यूज करते हैं। किस चीज का? पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो बाय द टाइम इट इज हाई टाइम आए, तो हम वी के साथ यहाँ स्टार्टेड लिखेंगे, ना कि स्टार्ट लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. ही डिनाइड, वह डिनाई करती है दैट, वह डिनाई करता है दैट he has taken the money from the drawer. वह डिनाई करता है, उसने डिनाई किया, इसका मतलब होगा उसने डिनाई किया कि he has taken the money from the drawer, कि उसने ड्रॉवर से मनी ली है, वो उसने डिनाई किया। तो इसमें भी सेम है कि यहाँ हमने डिनाइड का यूज किया है, मतलब हमने यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया है, और यहाँ हमने हैज लिख दिया है, तो ये प्रेजेंट में चला गया। तो इसका मतलब हमें इस चीज को पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हैड, न कि प्रेजेंट में हम लिखेंगे। He denied, उसने मना किया that he had taken the money from the drawer, कि उसने ड्रॉर से मनी लिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर
कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू. ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 11. The teacher said that the sun rises in the east and sets in the west. The teacher is saying, टीचर क्या कह रहा है? टीचर कहता है कि the sun rises in the east, सूर्य पूरब में उगता है, and sets in the west, और पश्चिम में डूबता है. तो this kind of sentence कि सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, या फिर हो जाएगा मिल्क इज वाइट. मिल्क इज वाइट. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसको आप पास्ट में नहीं बना सकते हो, यहाँ पास्ट होने के बावजूद भी आप इसे पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अभी भी होता है. सूर्य प्रतिदिन सुबह ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. ऐसी चीज को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. जो यूनिवर्स का ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी भी हम पास्ट में नहीं बदलते हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है. दिस सेंटेंस इज एरर फ्री. जो कि ऑप्शन हमारा सारा नो एरर नहीं गिवन है, तो नो एरर होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है. तो नो एरर इज द राइट ऑप्शन. इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि दिस सेंटेंस इज टोटली फ्री ऑफ एरर. नो एरर. हमेशा याद रखें यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस की सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ऐसे सेंटेंस को हम कभी भी पास्ट में नहीं लिखते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है. अगला क्वेश्चन है, आई वुड रादर यू विल स्टे एट होम टुनाइट. आई वुड रादर यू विल स्टे एट होम टुनाइट. रादर के साथ हम हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो हम विल के जगह, विल स्टे के जगह किस चीज का यूज करेंगे? स्टेड का यूज करेंगे. ओके, तो हमारा कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, he has been working here since 5 years without a break. वह यहाँ without break, बिना किसी गैप के 5 साल से काम कर रहा है. तो ऐसे सेंटेंस में since और for, देखो he has been working, ये सही है क्योंकि यहाँ हमने पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है since 5 years. कभी भी since 5 years मतलब ड्यूरेशन का यूज हो तो हम हैज बीन का यूज करते हैं प्रेजेंट में. ही इज वर्किंग का यूज नहीं होगा. हैज बीन क्योंकि वो चीज चल रही है, पास्ट से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है. वो विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूअसली यहाँ काम कर रहा है 5 साल से. मतलब वो पीछे भी काम कर रहा था और अभी भी काम कर रहा है. जो चीज पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रही हो, उस सेंटेंस में हम हैज बीन का यूज करते हैं. और हम यहाँ इस पूरे सेंटेंस में एरर है कि हम सिंस के जगह पे हम फॉर का यूज करेंगे. किस चीज का यूज करेंगे? फॉर का. क्योंकि हम कभी भी ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं. जैसे कि 5 years, 2 days, 2 hours, ये सब चीजों में ऐसी चीज जो निर्धारित नहीं हो. 2 दिन मतलब कभी भी 2 दिन, वो मंडे या ट्यूसडे हो जाएगा, थर्सडे या फ्राइडे हो जाएगा,
ये निर्धारित नहीं है, बस बता रहा है 2 दिन, 2 घंटे, सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, दोपहर का 2 घंटा। दिस इज नॉट डेफिनेट। तो इसमें हम सिंस का यूज नहीं, इसमें हम फॉर का यूज करते हैं क्योंकि ये ड्यूरेशन बताता है। तो हो जाएगा कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years विदाउट अ ब्रेक। तो 4-5 years का यूज होगा, सिंस 5 years का यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग सक्सेसफुल्ली। अगले मंथ, अगले मंथ मतलब आने वाला फ्यूचर है, तो यहाँ हम प्रेजेंट का तो यूज करेंगे नहीं। सी कंप्लीट मतलब कंप्लीट ऐसी चीज है, एक वहां लगता है जहां कंटिन्यूएशन हो, जहां हमेशा काम चल रहा हो, कि वह कंप्लीट करती है अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली। तो यहाँ तो फ्यूचर की बात हो रही है कि बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ। तो हम यहाँ किस चीज का यूज करेंगे? सी विल हैव कंप्लीटेड। शी विल हैव कंप्लीटेड मतलब कि वह कर चुकी होगी, अगले महीने वह अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर चुकी होगी, सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी होगी। तो यहाँ हमारा कंप्लीट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है कि इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होती, दिस इज ऑल्सो इमेजिनेशन। हमने बताया था कि अगर इमेजिनेशन की चीज हो तो आगे हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ हमेशा वर का नहीं बल्कि वाज का नहीं बल्कि वर का यूज करेंगे, WERE। कभी भी इमेजिनेशन की बात आए तो हम वर का यूज करते हैं, न कि वाज का यूज करते हैं। तो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ किस चीज में एरर होगा? इफ आई वॉज यू, क्योंकि इसका करेक्ट होगा इफ आई वर यू। ओके, अगला है he told me, उसने मुझसे कहा that कि he had finished the work yesterday। उसने मुझसे कहा कि he had finished the work yesterday। yesterday तब यूज होता है जब पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, और यहाँ कह रहा है he told me that he had finished his work yesterday। ओके, तो इसका किस चीज का यूज करेंगे? yesterday में हम had finished का यूज नहीं करते हैं, यहाँ हम किस चीज का यूज करते हैं? finished, ओनली finished का यूज करेंगे। कभी भी yesterday पॉइंट ऑफ टाइम आए, yesterday आए पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम हमेशा फिनिश्ड यानी कि V2 का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो हैड फिनिश्ड का यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, या फिर देखो, इसमें हम यस्टरडे को भी हटा सकते हैं। अगर यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम को हम हटा देते हैं, तो अगर इसको हमने हटा दिया तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि he told me that, उसने मुझसे कहा कि he had finished the work, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ भी मेरा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ भी मेरा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये सही हो जाएगा। और दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो आप अगर यस्टरडे को भी हटा दो, अगर यस्टरडे को हटा दो तो हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? सी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट who has completed the assignment on time।
वह उन स्टूडेंट्स में से है जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। वह उन स्टूडेंट्स में से है जो ऑलरेडी, तो शी इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव, क्योंकि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आए हु, विच, दैट, these are what? These are relative। और कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो हम इसके बाद वाला जो वर्ब है, इसके पहले वाला को सब्जेक्ट मान करके यहाँ हम वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स का यहाँ हैज नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम हैज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ हैव का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैंने लिखा कि वन ऑफ माई स्टूडेंट has completed the work, has completed the work। तो वन ऑफ के साथ मतलब कि वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये सही हो जाएगा क्योंकि एक स्टूडेंट की बात यहाँ हो रही है, तो इसके लिए हम हैज कंप्लीटेड का यूज करेंगे। लेकिन अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम हमेशा यहाँ वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, तो इसलिए हमारा हैज वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आई डिड नॉट नो दैट ही इज लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती हूँ कि ही इज लिविंग हियर, वह यहाँ रह रही है फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। तो इसमें क्या एरर है? व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? तो यहाँ डिड नॉट क्या है? डिड नॉट इज इन पास्ट टेंस, और यहाँ इज हमारा क्या है? इज है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो हमने क्या देखा कि हमने जितने भी एरर किए हैं अभी तक, सब में पास्ट और प्रेजेंट का खेल है। एक ही सेंटेंस में पास्ट का भी यूज है, पास्ट का भी यूज है और प्रेजेंट का भी यूज है। तो हमें अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस में पास्ट दिया हो तो हम सेकंड वाले सबऑर्डिनेट सेंटेंस में भी क्या करते हैं? पास्ट लगाते हैं। तो इज के साथ इज के जगह हम किस चीज का यूज करेंगे? इज के जगह हम वाज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। When I will reach there, जब मैं वहां पहुंचूंगा, I will call you, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, immediately, तुरंत कॉल करूंगा, without delay, बिना किसी देरी के। जब मैं वहां पहुंचूंगा तुम्हें बिना देरी के तुरंत कॉल करूंगा। तो हमें याद रखना है कि जिस सेंटेंस में, जिस क्लॉज में वेन हो, उसके साथ अगर विल लिखा हो तो ये गलत होता है। तो सही क्या होगा? हम सही सेंटेंस में लिखेंगे व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचूंगी, आई विल कॉल यू इमीडिएटली विदाउट डिले। तो हमें एरर किस पार्ट में मिला? ऑप्शन नंबर 1 में। हम वेन के साथ विल का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज किया हमने? वर्ब के पहले फॉर्म का यूज किया, प्रेजेंट टेंस का यूज किया। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉपी और पेन के साथ बैठे तो बहुत सारे रूल्स आपके कवर अप हो जाएंगे, और अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको एग्जामिनेशन में एरर के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाली। नाइदर ही, ना ही उसने, नॉर हिज फ्रेंड, ना उसके दोस्त, वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, खेल रहे थे फील्ड में एट दैट टाइम। मतलब कि उस समय ना ही वो और ना ही उसके दोस्त
फील्ड में खेल रहे थे। इसमें क्या एरर है? हमेशा याद रखो, नाइदर वाले सेंटेंस में नाइदर और नॉर हो तो हम हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, या नाइदर नॉर हो या आइदर और का पेयर हो, हम हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करते हैं। जैसे यहाँ देखो, नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स लिखा है, मतलब उसके दोस्त, और यहाँ वर्ब इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, नाइदर के अकॉर्डिंग, तो ये गलत है। हमें हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगाना है, तो वॉज नहीं, यहाँ क्या होगा? यहाँ हम वर का यूज करेंगे। तो हमारा एरर किस पार्ट में हुआ? पार्ट नंबर डी में। वॉज प्लेइंग, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वर प्लेइंग इन द फील्ड एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर हैज अराइव्ड। डॉक्टर के आने के पहले। तो एक चीज याद रखो, ऐसे सेंटेंस में अगर ऐसा सेंटेंस में बिफोर होता है और नहीं तो आफ्टर होता है। याद रखिए कि अगर बिफोर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं पास्ट परफेक्ट। अगर बिफोर हो तो पास्ट परफेक्ट हम पहले वाले सेंटेंस में लगाएंगे, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले होता है, याद करने का तरीका। और अगर आफ्टर हो तो आपको पास्ट परफेक्ट बाद वाले सेंटेंस में लगाना है। यही 99% सही होता है। तो हम यहाँ बिफोर के साथ अगर मैंने पास्ट का यूज कर लिया है, पास्ट परफेक्ट का यूज कर लिया है, तो बिफोर के बाद हम प्रेजेंट का यूज करेंगे नहीं। यहाँ होगा द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। हैज का यूज नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगला है he has been preparing for the exam, he has been preparing for the exam for last 2 months। मतलब कि वह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है लास्ट 2 मंथ से। कितने मंथ से? लास्ट 2 मंथ से। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम लास्ट का यूज ना करके फॉर 2 मंथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फ्रॉम का यूज इसमें फॉर के यूज से रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ हैज बीन प्रिपेयरिंग है। हैज बीन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हैज बीन ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हो रही है, पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। तो अगर हैज बीन का मैंने यहाँ यूज किया है तो यहाँ हम फोर की जगह, फ्रॉम की जगह किस चीज का यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि he has been preparing for the exam for 2 months। this is the correct option from last। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, she said that, उसने कहा कि she will help me if I needed it। उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी जब मुझे जरूरत होगी। वह मेरी मदद करेगी जब मुझे जरूरत होगी। यहाँ भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम प्रेजेंट विल का तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विल तो प्रेजेंट के साथ यूज होता है। विल का हम
वुड यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या होगा? शी वुड हेल्प मी इफ आई नीडेड इट। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, अनलेस ही विल वर्क हार्ड, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, वह जिंदगी में सफल नहीं होगा। तो इसमें किस चीज का यूज हुआ है? इसमें हमने अनलेस का यूज किया है, इसमें अनलेस का यूज हुआ है, तो अनलेस के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अनलेस के साथ हम ही के लिए वर्क का यूज करेंगे। विल को अगर हम काट दें, यहाँ हम वर्क का यूज करेंगे। ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि यहाँ विल है, तो विल हमेशा प्रेजेंट के साथ यूज होता है। और हमें कैसे पता चला कि इसी पार्ट में एरर है? क्योंकि अनलेस वाले क्लॉज में हम कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। अनलेस वाले क्लॉज में हमने अगले वाले क्लॉज में विल का यूज कर रखा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक नहीं होता है, इसका मतलब जब तक नहीं, यानी इसमें नेगेटिव मीनिंग छिपा हुआ है कि जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अनलेस ही विल वर्क हार्ड, विल वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज लास्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। इन नो सूनर के साथ व्हेन का यूज है, जबकि नो सूनर के साथ हमने क्या पढ़ा था? देन का यूज। तो ये तो सिंपल था कि नो सूनर के साथ हम व्हेन का नहीं देन का यूज करेंगे, और नो सूनर के साथ हमने इन्वर्जन भी यूज किया है। डिड ही सी मी, he started running, then he started running. So I hope guys you have enjoyed the video of this lecture. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखा। So I hope guys you like this video. So do like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।